सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर में रोशनी जमीन घोटाले मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले में आरोप से बर्फीली वादी में काफी ज्यादा हलचल देखी जा रही है। कोर्ट के आदेश पर जम्मू कश्मीर सरकार ने लिस्ट जारी कर दी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। 7 कनाल जमीन को लेकर फारूक घिर गए हैं। इस मामले में फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उस इलाके में सैकड़ों लोगों के घर हैं, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। इस आरोप में कई बड़े नाम सामने आए जिनमें पूर्व मंत्री से लेकर नौकरशाह तक शामिल है। जम्मू कश्मीर का रोशनी घोटाला मामला जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे परेशान करने की, मुझे फंसाने की ये कोशिश है। इसे लेकर अब घमासान चढ़ गया है क्योंकि कई नाम सामने आ रहे हैं जिसमें पूर्व मंत्री से लेकर नौकरशाह शामिल है और इस नामों की लिस्ट को अब गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, किन किन के नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम तो प्रमुख तौर पर सामने आया जिस पर उन्होंने अब सफाई भी दी है, लेकिन लिस्ट में और कौन कौन से प्रमुख नाम हैं? नेहा, पहले हम अपने दर्शकों के लिए और लोगों के लिए ये साफ करना चाहेंगे कि जो ये नाम सामने आ रहे हैं इसमें सिर्फ वो नाम ही नहीं है जिनका नाम रोशनी लैंड एक्ट जो था उसमें चल रहे हैं, बल्कि पूरे मामले की जांच चल रही है कि आखिर कौन कौन से लोग हैं, खासतौर से रसूखदार लोग या नेता जिन्होंने सरकारी जमीन ली है। तो इसी दायरे में जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री का नाम सामने आया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कि जम्मू सजवान में जो उनका घर है, अपना घर जो है, उसमें 7 कनाल जमीन जो है वो जंगल की जमीन है। जो रोशनी एक्ट है वो अलग से एक जांच चल रही है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस जांच का दायरा जो है बढ़ गया है। अब उन सभी प्रॉपर्टीज को देखा जा रहा है, उस सभी जमीन को देखा जा रहा है जो अलग अलग बारसूख लोगों के पास, सरकारी अधिकारियों के पास और नेताओं के पास जो है जम्मू कश्मीर की जमीन है। तो उसी में जो ये नाम सामने आए हैं उसमें खास और सबसे बड़ा नाम जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम है, जिन पर आरोप लगाया गया है कि जो जम्मू के सजवान में उनका घर है, 10 कनाल के जमीन पर ये घर फैला हुआ है, उसमें से 7 कनाल जमीन जो है वो जंगल की जमीन है और 3 कनाल जो है वो उनकी अपनी निजी प्रॉपर्टी है। जब मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात की आज सुबह, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि उनको परेशान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, खासतौर से बीजेपी सरकार की तरफ से। यहां तक कि जो क्रिकेट का मामला है उसको भी इतने सालों से चलाया जा रहा है जबकि उन पर अभी तक एक पैसे का करप्शन जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी सीबीआई, कभी ईडी और जितनी भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो उनके पीछे लगी हुई है। और ये जो नया मामला सामने आया है इस पर फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी चुप्पी रखी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा अकेला घर वहां पर नहीं है, वहां पर सैकड़ों लोगों के घर हैं और उस जमीन जो मैंने ली है सरकार से, उसके साथ साथ दूसरे लोगों के पास भी वो जमीन है। सरकार को जो चाहे वो करे, जांच करे, तफ्तीश को आगे बढ़ाए, लेकिन उन पर जो ये आरोप है वो बेबुनियाद है। जो आपने नामों की बात की तो दूसरे नाम भी इस पूरे मामले में आ रहे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के जो भूतपूर्व वित्त मंत्री है उनका नाम आ रहा है, हसीब द्राबो का। कई सारे जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं अलग अलग सरकारों में, अधिकतर लोग उनमें से रिटायर्ड है, उन पर भी अब ये जो जांच का दायरा बढ़ रहा है कि उन्होंने कहां कहां पर कितनी सरकारी जमीन ली है, चाहे वो पैसे देकर ली है या फिर दूसरे तरीकों से ली है, और उस पर घर बनवा रहे हैं। फिलहाल नाम सामने आ रहे हैं, जांच आगे बढ़ रही है और कौन कौन से नाम इसमें आते हैं और सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होती है वो अभी देखना बाकी है। अशरफ, लौटूंगी मैं आपके पास क्योंकि जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जंगल की जमीन पर घर बनाने का आरोप पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर लगा है। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, वहां पर और भी घर बने हुए हैं लेकिन उनका ही नाम बार बार सामने आ रहा है। इस लिस्ट में उनका नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है। 7 कनाल जमीन को लेकर अब फारूक अब्दुल्ला घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सरकारी वेबसाइट पर अब ये सूची जारी कर दी गई है जिसमें तमाम आरोपियों के नाम हैं। इसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है। फारूक अब्दुल्ला ने इसे लेकर अपनी सफाई भी पेश की है और जांच लगातार की जा रही है कि आखिरकार अगर ये आरोप लग रहे हैं तो इनमें कितनी सच्चाई है। अशरफ हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, हमारे दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको दरअसल ये समझाइए कि आखिरकार
फारूक अब्दुल्ला इस पूरे मामले में कैसे घिर गए, क्या आरोप उन पर लग रहे हैं और ये रोशनी एक्ट दरअसल है क्या? नेहा, आपने बड़ा दिलचस्प पूछा ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ सके। दरअसल सबसे पहले ये समझना होगा कि रोशनी एक्ट है क्या। रोशनी एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा? ये दरअसल दशकों पुराना मामला है। जब फारूक अब्दुल्ला की ही सरकार 1987 में बनी थी, तब उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में सरकार का खजाना भरने के लिए ये फैसला लिया था कि जितनी भी सरकारी जमीन है, जिसका आंकलन हुआ था कि 20 लाख कनाल जमीन जम्मू कश्मीर में है, जब तब राज्य था पूरा जम्मू कश्मीर, तो उसको बाजार के दामों पर बेचकर 25,000 करोड़ का जो है पैसा जमा किया जाएगा, जिससे बिजली तैयार की जाएगी, खासतौर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसका पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर जो है निर्भर होगा जो है बिजली के इस्तेमाल को लेकर। फिर उसके बाद 90 से बड़ा एक आतंकवाद का दौर चला। 1996 में दोबारा जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस स्कीम का जो कट ऑफ डेट पहले 1990 रखा गया था, 2001 तक बढ़ाया था। यानी 2001 तक जिसके पास सरकारी जमीन पर कब्जा है वो उसका पैसा दे सरकार को और उस जमीन का हक जो है हासिल करे। लेकिन फिर भी उसमें कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। 2004 में जो कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बनी तो उन्होंने उसकी सीमा जो है 2004 तक बढ़ाई, और फिर आजाद जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उन्होंने इस रोशनी लैंड एक्ट की सीमा जो है 2007 तक बढ़ाई। लेकिन उसके बाद जो है 2007 में ही आवंटन कुछ जमीनों का हुआ, और फिर जब जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं रही कांग्रेस और पीडीपी की, उसके बाद जो है पहले सरकारों के बीच 2013 को कई सारे जो है इन मामलों की जांच शुरू हुई, जिनमें कुछ नाम सरकारी अधिकारियों के सामने आए लेकिन नेताओं के सामने नहीं आए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन जम्मू कश्मीर में बनने के बाद ठीक है अशरफ, मैं लौटूंगी आपके पास। आप बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे रोशनी एक्ट में इनका नाम अब सामने आ रहा है, इस घोटाले से जुड़ रहा है। चित्रा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। चित्रा, बहुत पुराना ये मामला है, लंबे अरसे से ये मामला चला आ रहा है, लेकिन अब अचानक से इसने चिंगारी पकड़ ली है, ऐसा क्यों? और ऐसे में ये भी लगता है कि फारूक अब्दुल्ला जो आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है। देखिए नेहा, इसमें दोनों ही चीजें हैं। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला साहब जो बातें कह रहे हैं वो, और वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, धारा 370 के हटने के बाद ये माना जा रहा था कि वहां पर सरकार अब भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं उनको उजागर करेगी, और दिल्ली से लेकर वहां पर एलजी की नजर इसी बात पर रखी गई थी। और कहा यह भी जा रहा था कि दरअसल जितने भी नक्शे थे, ये जो जमीन का घोटाला है उसमें बहुत सारे नक्शे भी गायब करवा दिए गए थे, जिसको ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी और बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने पड़े ताकि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। पहले से ही ये तैयारी थी, लेकिन हाँ, क्योंकि इलेक्शन भी है, गुप्कार का इन लोगों का समझौता हुआ है, इलेक्शन में ये सब लोग मिलकर जा रहे हैं, तो इस तरह के आरोप लगेंगे कि चुनावों के ठीक पहले आखिर नाम क्यों सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जमीन में घोटाला हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने प्रभाव। सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, ये जो लगातार फारूक अब्दुल्ला के नाम को लेकर चर्चा की जा रही है वो विवादों में अब घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घोटाले में प्रमुख तौर पर उनका नाम सामने आया है। आखिरकार एकाएक ये जो लिस्ट जारी कर दी गई है वेबसाइट पर, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अब इसकी मामले की जांच जो है काफी गहन तौर पर होगी, ऐसे में घिरते हुए फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। बिल्कुल नेहा, जो रोशनी जो ये घोटाला है, ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो है भूमि घोटाला है। जैसे कि अशरफ ने अभी जानकारी दी पूरे इतिहास के बारे में, 2001 में इस कानून को लाया गया था और इस कानून का मकसद था कि जम्मू कश्मीर में जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स जो है उनमें जो है डेवलपमेंट हो और यहां पर बिजली बने। लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून के जरिए दुरुपयोग हुआ है, सरकारी जमीन का जो है अतिक्रमण हुआ है। और जहां तक फारूक अब्दुल्ला की बात है, फिलहाल जो पहली लिस्ट जारी हुई है, फारूक अब्दुल्ला का भी नाम नहीं है, लेकिन उन पर आरोप जरूर है। लेकिन पहली लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला का भी नाम नहीं है। जो फारूक अब्दुल्ला के ऊपर अगर हम पहली लिस्ट में नजर डालें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कार्यालय है श्रीनगर में, उसका साफ तौर पर पहली सूची में नाम है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा से भी बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो वो जमीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय की जमीन, वो उनको लीज पर मिली है और जो रोशनी एक्ट के अंतर्गत उसको उनको जो है रेगुलराइज किया गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय बिल्कुल कटघरे में है, क्योंकि उनकी सरकार भी रही है यहां पर जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, और उसी कार्यकाल में जो जमीन का जो आवंटन हुआ है
उस पर ज्यादा जो है इस समय जांच जारी है। और गुलाम नबी आजाद ने भी इस कानून में जो है अमेंडमेंट लाए थे। तो सभी सरकारें जो जम्मू कश्मीर में रही है 2001 से वो इस समय कटघरे में है। सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपने देखा किस तरीके से अब फारूक अब्दुल्ला का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया है और जांच जारी है। बहरहाल बात अब कानपुर की करेंगे, जहां पर लव जिहाद के आरोपों पर गठित एसआईटी की टीम की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में कानपुर पुलिस ने 14 ऐसे मामलों की जांच की जिसमें लड़की के परिवार वालों ने लव जिहाद का आरोप लगाया था। लव जिहाद की एसआईटी रिपोर्ट की डिटेल हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने जुटाई है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको यह मालूम चलेगा कि लव जिहाद का सच क्या है। चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा निकलने वाली है। कानपुर में कथित लव जिहाद के मामलों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गठित एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ गई। 3 प्रकरण मैंने बताया जिसमें उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए हैं लड़कियों को प्रभावित करने के लिए, और ये उनको दिखाने के लिए वो उन्हीं के धर्म के हैं, इसके लिए उन्होंने अपना नाम बदला और फर्जी दस्तावेज बनाए। घर वालों की शिकायत पर दर्ज 14 केसेस की पड़ताल में 11 ऐसे मामले सामने आए जिसमें साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। एसआईटी की रिपोर्ट बताएं उससे पहले एक पीड़िता की आप बीती बहुत गौर से सुनिए। मम्मी लोग से नहीं बताया, डर लग रहा था, तो मम्मी से बाद में बताया जब इसकी आईडी हमको मिली थी। एक मम्मी चार्जर निकाल रही थी उसके बगल बैग से, तो उसको मम्मी को मेरी आईडी मिली थी, देखा तो मुसलमान इसमें लिखा था। मम्मी ने फिर मेरे चाचा को बता दिया था। तो मम्मी हम तब भी जितने दिन रहे डर डर के रहते। मम्मी कही क्या होगा, तुम डर डर के क्यों रहती हो? कुछ नहीं मम्मी। उन्होंने कहा था कि बताओगे तो मार डालेंगे मम्मी पापा को, तुमको भी मार डालेंगे, इसलिए हम डर डर के नहीं बताते। सुना आपने, पीड़िता को डराया और धमकाया गया था। अब एक और पीड़िता की जुबानी उस धोखे की कहानी सुनिए जो एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में दर्ज है। क्या था ये मामला? कैसे पता चला? क्या तुमको मालूम था पहले से, शुरुआत से, कि वो लड़का किसी दूसरे समुदाय का है, या पहले उसने खुद को हिंदू बताया? जब दोस्ती हुई थी, जब बात हुई थी, तो नाम राहुल सिंह बता रखा था उन्हें। एसआईटी ने जिन 14 केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है उनमें 2 पीड़िता तक आज तक पहुंचा। सबसे पहले कानपुर में कथित लव जिहाद पर सामने आई एसआईटी की रिपोर्ट की बड़ी बात समझिए। 14 में से 11 मामलों में साजिश का पर्दाफाश, असली पहचान छिपाकर प्यार का जाल बुना, फर्जी हिंदू नाम रखकर लड़कियों को फंसाया। जांच में आर्यन मल्होत्रा निकला फतेह खान, मुख्तार अहमद ने राहुल सिंह बनकर शादी की, बाबू नाम रखकर ओवैस ने कोर्ट मैरिज की, 8 नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाया। 4 आरोपी लड़के एक दूसरे से परिचित हैं। इस एसआईटी ने इस तरह के टोटल 14 प्रकरणों की जांच करी, और जो एसआईटी की जांच में ये निकल करके आया है कि 11 प्रकरण ऐसे पाए गए जिसमें कहीं ना कहीं अपराध का होना पाया गया। ऐसा सिर्फ इस पीड़िता के साथ नहीं हुआ। लड़का अलग, नाम अलग, लेकिन साजिश का दिमाग एक जैसा। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? क्या तुम्हारे साथ भी नाम बदला गया था, दस्तावेज गलत दिए गए थे, आधार कार्ड, क्या हुआ था? मेरे साथ नाम बदला पाए थे, तो नाम बताया आर्यन मल्होत्रा। क्या नाम बता? आर्यन मल्होत्रा। बाद में पता चला था कि फतेह खान है। आर्यन मल्होत्रा उसने नाम बताया? जी, आर्यन मल्होत्रा बताया था। बाद में पता चला था फतेह खान है। जब पीड़िता को पता चला कि आर्यन मल्होत्रा का असली नाम फतेह खान है तो उसने विरोध किया, लेकिन जान से मारने की धमकी देकर फतेह खान ने उसका मुंह बंद करा दिया। अब पीड़िता और उसका परिवार इंसाफ चाहता है। तो वहीं लव जिहाद पर कानपुर पुलिस के एसआईटी रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि केसेस के पीछे कोई बड़ा गैंग एक्टिव नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच में ये भी पता चला है कि सिर्फ 3 मामलों में बालिग लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन सभी मामलों में लड़कियों के नाम बदलवाने की प्रक्रिया
और स्पेशल मैरिज एक्ट का उल्लंघन किया गया। यानी कि नाम बदलकर, दस्तावेज बदलकर और जानबूझकर दूसरे मजहब का बताकर लड़कियों से संबंध बनाए गए, उन्हें प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके बाद शादी की गई। कई परिवार परेशान रहे। 14 मामलों में से 11 मामलों में बरामदगी हुई है और 3 मामले शुद्ध तौर पर इस कथित लव जिहाद से मिलते जुलते मामले निकलकर सामने आए हैं। देखना यह है कि आने वाले कानून में इसमें किस तरह की कड़ाई बरती जाती है। रंजय सिंह और नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, कानपुर आज तक। हैदराबाद की फिजा में ओवैसी ने उन बयानों का जवाब दिया है जहां बीजेपी ने रोहिंग्या की मौजूदगी से लेकर जिन्ना तक का सवाल खड़ा किया था। ओवैसी ने पूछा है, रोहिंग्या है तो करो कार्रवाई। MIM is a Muslim only party which wants to make Hyderabad of India look like Hyderabad of Pakistan. अरे 40,000 अगर है बीजेपी वालों, तुम ईमानदार हो तो कल शाम तक 1,000 नाम बताओ रोहिंग्या के, बताओ, मैं भी देखना चाह रहा हूं। मगर नफरत पैदा करना इनका मकसद है। अब ये लड़ाई जो है ये हैदराबाद और भाग्यनगर की लड़ाई है। If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Maharashtra. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. वो असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना बन गए। मजलिस कोड देना मुल्क के मुफाद में नहीं है। मजलिस रैपिड इस्लामिज्म को प्रमोट करती, मजलिस रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती। आप बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ नहीं है तो किसको दिखा रहे? एक मियां भाई को, दूल्हे भाई को दिखा रहे। गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से और खत्म होती आपके खादिम के ऊपर। ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझो बात को। कोरोना की महामारी के बीच एक अच्छी खबर भी है। जल्द देश में कोरोना की वैक्सीन आने की उम्मीद है। ये वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो सकेगी, इस विषय पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से आज तक ने खास बातचीत की। तो जो विदेशी कंपनियां जो कुछ भी कह रही हैं उसके बारे में, उनके क्लेम्स के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। सब अपने अपने तरीके से दुनिया में प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में शायद 250 से ज्यादा इस समय वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो WHO के, अगर आप इंफॉर्मेशन से पे जाएं, और उस 250 कैंडिडेट्स में से 30 कैंडिडेट्स भारत के अंदर हैं और इस 30 में से 5 हमारे क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न फेजेज में हैं। जो विदेशों के अंदर जो मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा समय से पहले कह रहे हैं या अभी ट्रायल्स के फेजेज में चल रहे हैं लेकिन अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, उनके जब तक भारत के अंदर, हमारे अपने देश के लोगों के अंदर हमारे ट्रायल्स नहीं होंगे उन वैक्सीन्स के, तब तक हम उनके बारे में, पहली बात तो हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। उनमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, उनका यहाँ पर कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। हमारे लिए, हमारे देश में जब भी हम वैक्सीन लोगों को देना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा इश्यू होगा उस वैक्सीन की एफिकेसी और उस वैक्सीन की सेफ्टी। सबसे बड़ी खुशी की बात है प्रधानमंत्री जी, ये वैक्सीन का फ्रंट भी जो है आपने देखा, अभी उन्होंने लास्ट वीक भी मॉनिटर किया। वो कुछ समय के बाद लगातार इसको रेगुलरली स्वयं मॉनिटर करते हैं, हम सबको गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो एक एक्सपर्ट, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डॉक्टर VK पॉल उसके अध्यक्ष हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी उसके जो है को अध्यक्ष हैं एक, और उसमें बहुत सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज हैं, बहुत सारे एम्स के लोग हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसमें जो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से जुड़ी हुई, जो वैक्सीन से जुड़ी हुई एंटैगी वगैरह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यानी वो बहुत बड़ा एक बहुत ही सुपर एकेडमिक और पावरफुल फोरम है। वो सारे पहलुओं पे एक प्रकार से अच्छी तरह से विचार कर रहा है। उसने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, स्टेट्स के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके आधार पर प्राथमिकता तय की है, क्योंकि अगर तो 135 करोड़ लोगों के लिए एक साथ वैक्सीन उपलब्ध हो जाए फिर तो सारे देश को एक साथ लगाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि वैक्सीन तो धीरे धीरे उसकी मात्रा में उपलब्ध होगी। यद्यपि भारत भाग्यशाली है कि हम
आज भी दुनिया के 60% लोगों को वैक्सीन देते हैं, जो अगर रूटीन में बाकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत की इतनी है, दैट वे भारत जो है, जैसे हम बहुत सारी दवाइयों को सारी दुनिया को, कोविड में 150 देशों को हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है दवा उपलब्ध करा रहे थे। तो हमारी अब इसमें इस ग्रुप ने बहुत विचार विमर्श करके प्रायोरिटीज तय की हैं। अब उसमें प्रायोरिटीज में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सेटिंग में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें डॉक्टर नर्सेज के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो भी काम करता है, पूरा ये सारे देश के अंदर, यानी वो स्टाफ जरूरी नहीं कि वार्ड के अंदर ही काम कर रहा हो, वो कहीं पे भी, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में सरकारी और प्राइवेट। फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या है? फ्रंट लाइन वर्कर, जो हेल्थ केयर के सेटिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब जैसे आपने देखा दिल्ली में अब सैनिटेशन के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है, या इस तरह के जो लोग हैं। फिर उसी में नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। फिर उसके बाद आप फर्स्ट ग्रुप ही हमें बता रहे हैं सर? नहीं मतलब इसी में 3 अलग अलग जो कैटेगरी है, ऑब्वियसली। तो इसी तरह से फिर जो 50 और 65 साल के लोगों के बीच की जो कैटेगरी है, ये सब लगभग कवर हो जाएंगे इसी पीरियड के अंदर। टारगेट करेंगे मतलब हाँ, ये सब लगभग इसी पीरियड में कवर हो जाएंगे। तो 50 प्लस है या 65 प्लस? नहीं, एक 65 प्लस एक कैटेगरी हो गई। फिर हमने ये देखा कि 50 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को ये तकलीफ, 80% को से मान के चलो ये तकलीफ हुई है। तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी हो गया 50 से 65 के बीच का। अभी ये सारी चीजें इन वेरियस फेजेस हैं और इसके हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। फिर अगर 50 से कम में जाना है जब नेक्स्ट स्टेज में, तो फिर उसमें भी जिसको कोमॉर्बिडिटी है, मान लीजिए उसको पहले से कोई डायबिटीज है या दूसरी बीमारियां हैं, तो ये कैटेगरीज के ऊपर भी विचार विमर्श होके अभी इसमें भी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि सारे स्टेट्स ने, हमने 31 अक्टूबर तक का समय तय किया था, मेजॉरिटी स्टेट्स ने हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट बना दी है। अब उनको कहा गया है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसको अपलोड करने के लिए। आप मान लीजिए सपोज आप एक पोटेंशियल बेनिफिशियरी हैं जिसको वैक्सीन लगेगी, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपका नाम तो पहले से होगा ही अपलोडेड, लेकिन आपको समय पे एसएमएस जाएगा, फिर किसने आपको वैक्सीन दी, कब दी, कहां पर दी, फिर उसकी सेकंड डोज के लिए आपको मान लीजिए 1 महीने के बाद लगनी है, कितने हफ्ते के बाद लगनी है। तो वो इतना बड़ा साइंटिफिक वैक्सीन इंटेलिजेंस का कोविड का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने डेवलप किया है।